न्यूज़ 7 मीडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़ारूक अहमद। NIA ने चार्जशीट की फ़ैल। SDPI का कहना है हमें साजिशाना तौर पर फंसाया जा रहा है। तो चलिए एक तफसील रिपोर्ट लेते हैं और बात करते हैं मोहतरम अफसर से। सर, NIA ने चार्जशीट जो फ़ैल की है ये SDPI पर, ये कहाँ तक सही है सर? NIA जो चार्जशीट फ़ाइल की है ये एक साजिश के तहत चार्जशीट फ़ाइल की है, क्योंकि SDPI को निशाना बनाने के लिए जो बीजेपी हुकूमत के डायरेक्शन के ऊपर जो आए थे, आने से पहले ही इन्होंने एक प्रेस रिलीज़ भी यहाँ पर दिया था। दिल्ली में बैठकर FIR दर्ज करते हुए यहाँ पर सितंबर के महीने में जो आए थे, ये उनकी कापी है उनकी प्रेस रिलीज की। उनके आने से पहले ही इनके दांतों में SDPI का नाम था, हाथों में ब्लैंक पेपर और पेन को देकर इनको भेजा गया था, क्योंकि SDPI की जो कर्नाटक में कबूलियत है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो लोग ये पार्टी को कबूल कर रहे हैं, इसको ये बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो इसके लिए NIA के चार्जशीट में जो भी हमारे ऊपर चार्जेस लगाए हैं, एक जगह पर ये बताते हैं, जिसको अक्यूज नंबर 1 बनाकर फ़ैरोज़ पाशा को SDPI का कार्यकर्ता बताते हैं। इसी NIA के चार्जशीट में वो आम आदमी और कांग्रेस के एक्टिविटीज़ में एक्टिव था बोल के यही मेंशन करते हैं। तो SDPI से कोई लेना देना फ़ैरोज़ पाशा का नहीं है। तो यहाँ पर साजिश क्लियर सामने वजाहत होती है। और दूसरी चीज़, ये पूरे इन्वेस्टिगेशन में 400 लोगों को जो ये अरेस्ट किए हैं, उसमें बड़ी मुश्किल से 10 या 12 लोग SDPI के हैं। बाकी के वहाँ पर एक्स मेयर हैं, 2 सिटिंग कारपोरेटर्स हैं, उनका कहीं भी पार्टी का तज़किरा नहीं होता। तो यहाँ पर साजिश का हिस्सा हमें नज़र आता है। SDPI को जब एक कार्यकर्ता को ये फिक्स करते हैं तो SDPI का नाम से जोड़ते हैं, दूसरों को जो है यहाँ पर फिक्स करते हैं तो उसके पार्टी से कोई उसका ताल्लुक़ नहीं है। जब CCB यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन कर रिपोर्ट यहाँ पर पेश की थी, पूरे मीडिया में वो रिपोर्ट आई है, जो वहाँ का लोकल नुमाइंदा अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर को जलाने का किंग पिन संपत राज है बोलकर ये खुद इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दिए थे। और अखंड श्रीनिवास मूर्ति भी बार बार आज भी ये बात को दोहरा रहा है, मेरे घर में आग लगाने वाले कांग्रेस के इंटरनल एक टीम थी, उसका लीडर था संपत राज। तो यहाँ पर NIA जो यहाँ पर आई थी, उसको ख़ास एक एजेंडा देकर भेजा गया था। जो RSS की फैक्ट फाउंडिंग रिपोर्ट यहाँ पर आई थी, उसमें सबसे पहली मर्तबा SDPI का तस्गिरा हुआ था। ये फैक्ट फाउंडिंग रिपोर्ट में जो मदन गोपाल ये फैक्ट फाउंडिंग रिपोर्ट का चीफ था, ये 2018 के बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर था। संतोष तमैया, इसका अगर हिस्ट्री देखेंगे, ये भी बीजेपी का मेंबर है। कर्नाटक के कोडग डिस्ट्रिक्ट में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हुए इसके ऊपर केसेस भी दर्ज हैं। ये दोनों आकर फैक्ट फाउंडिंग करते हैं। वो फैक्ट फाउंडिंग रिपोर्ट को NIA कॉपी पेस्ट की है। हाँ, सिर्फ एक ही ये चूक हो गई है NIA से कि नवीन को और संपत राज को SDPI का कार्यकर्ता ये नहीं बताए। अगर वो बता देते तो सब सही हो जाता, क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका था, इनके पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने की नीयत से ये आए थे। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मत करती है, ये जो हमारे ऊपर फेक चार्जेस लगाए हैं ये कोर्ट में रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर हमें भरोसा है, एतमाद है। सिर्फ SDPI की बात नहीं, अगर बीजेपी हुकूमत में आने का 6 साल की अगर हिस्ट्री देखेंगे, बहुत सारे NRC CAA एक्टिविस्टों के ऊपर इन्होंने सेडेशन केस लगाए हैं, UAPA एक्ट लगाए हैं, और बहुत सारे इनके ऊपर कानून के कार्रवाई करते हुए जेलों में बंद किए हैं। इसकी एक अगली कड़ी है बेंगलुरु की तशद्दुद के मामले में SDPI को खींच के लाना। दिल्ली राइट्स में भी यही हुआ था। दिल्ली राइट्स में भी बीजेपी की फैक्ट फाउंडिंग रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट किए थे। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये पूरे जो फेक चार्जेस हमारे ऊपर लगाए हैं, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम जीत सच्चाई की होगी, हार ये सारे फिस्ताई ताकतों की होगी। ये फिस्ताई ताकतों के खिलाफ की हमारी लड़ाई में हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाने से, फेक केसेस डालने से हम इस राह से रुकने वाले नहीं हैं। पूरे बेंगलुरु और कर्नाटक के अवाम से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे नज़ाकत के मौके पर हमें इस्तेकामत के साथ आगे बढ़ना है। ये केस एक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के बाद हुआ एक तशद्दुद का मामला है। ये कोई ज़ाती मामला नहीं था, वो नहीं होना था, इसको हम कंडम करते हैं। लेकिन जब भी आप नबी
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तौहीन के मामले कर्नाटक में या मुल्क में कहीं भी हुए हैं, ऐसे इंतशारात हुए हैं, क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत है जिसको हम अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर उनकी तो उनके हक़ में कोई गुस्ताखी करता है तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की बात नहीं है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की रिक्वेस्ट करते हुए हमारे पार्टी के कैडर स्टेशन में गए थे, वहाँ के लोकल डीसीपी के साथ हमारा कम्युनिकेशन था और पुलिस स्टेशन के पीए सिस्टम में वहाँ पीस मेंटेन करने के लिए उनकी मौजूदगी में हमारे मुजम्मिल पाशा अपील किए थे। आज उनको मेन अक्यूज बोल के ये अक्यूज नंबर 2 या 3 में डाले हैं, तो यहाँ पर पुलिस पीए सिस्टम में बात करने के लिए कौन उनको इंस्ट्रक्शन दिए? उनको क्यों यूएपीए के दायरे में नहीं रहे? क्या यहाँ पर अमन को अपील करना अगर यूएपीए कानून अट्रैक्ट करता है तो ये मुल्क कहाँ पर जाएगा? तो इसके बारे में गौर व फिक्र करना है। जितने भी मासूम इस केस में अटके हुए हैं उनकी रिहाई का मामला हो या कोर्ट में उनकी सुनवाई का मामला हो, इसमें भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपना कानूनी लड़ाई का जो ये है हम जारी रखेंगे। सिद्धरामैया, उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आप बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी क्यों इनको साथ दे रही है करके ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? सिद्धरामैया वो एलिगेशन लगाना लाजिम है। जब भी सिद्धरामैया कोस्टल कर्नाटक को जाते हैं, कोस्टल कर्नाटक में हमारे पार्टी का जो ग्रोथ है वो उनके आंखों को छुपता है। अब तक ये माइनॉरिटी और दलित कम्युनिटी को जो कांग्रेस का वोट बैंक बनाकर इन्होंने अपनी सियासत चला रहे थे, आज उनसे वोट बैंक हट रहा है। कोस्टल कर्नाटका में तकरीबन 6 पंचायत में एसडीपीआई के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनके आंखों को चुभना वाजिब है। इसके लिए उन्होंने वो स्टेटमेंट देते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम बीजेपी को आइडियोलॉजिकली आपस करने वाले लोग हैं। अगर हमारी हिस्ट्री को आप देखेंगे तो उनकी जो एलिगेशन है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये एलिगेशंस आते रहेंगे, उसको हम फेस करके ही आगे जाना पड़ेगा। और सिद्धरामैया साहब के एलिगेशन के बारे में एक चीज़ को मैं वजाहत करना चाहता हूँ। सिद्धरामैया साहब के जो बहुत ही क्लोज 17 एमएलए बीजेपी में जाकर कांग्रेस और जेडीएस की जो अलायंस हुकूमत थी गिराने में कौन मेन रोल निभाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पूरे कांग्रेस के वो भी सिद्धरामैया के बहुत ही करीबी एमएलए थे, तो ये कौन से टीम वाले हैं? इसका जवाब भी सिद्धरामैया को देना है। अब तक पूरे मुल्क में देखेंगे 400 से 40 सीट को आ गई कांग्रेस। क्यों? क्योंकि इनकी ऐसी कोताहियों की वजह से। तो अभी एसडीपी के ऊपर इल्ज़ाम इसलिए लगा रहे हैं, इनका वोट बैंक इनसे ज़मीन से खिसक रहा है, इनकी दूसरा कोई इनके पास चारा नहीं है। तो पांडिचेरी में भी रिसेंटली क्या हुआ, कांग्रेस की हुकूमत की कांग्रेस के एमएलए रिजिग्नेशन देकर बीजेपी को हुकूमत में लाने की रास्ता आसान। बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं। तो उसके ऊपर सिद्धरामैया साहब और भी थोड़ा आगे जाना है। कांग्रेस की मेजॉरिटी वहाँ पर जो फार्मर्स का मूवमेंट चल रहा है उसके वजह से आई है। अब इसको बचा के रखने के लिए इनके पास कौन लीडरशिप है क्या? ये बचा के नहीं रख सकते, क्योंकि वो आधे कांग्रेस के रहेंगे, आधे बीजेपी के रहेंगे। ऐसा इंटरनल वो एडजस्टमेंट के साथ जाएंगे। लेकिन एसडीपी का मामला अगर देखेंगे, हम बीजेपी को आइडियोलॉजिकली हम वापस करते हैं, तो इसको ये इनके दाढ़ का कांटा बनी हुई है एसडीपी। इसके लिए हमारे ऊपर एलिगेशंस आ रहे हैं। हुआ है सर, आज एनआईए ने पहली बार नहीं लगाया, इससे जिस दिन गलत हुआ उस दिन से भी ये सिलसिला चल रहा है कि एसडीपीआई का ही नाम आ रहा है कहीं ना कहीं। और जब भी कोई भी मसला उठता है तो सबसे पहले एसडीपीआई का नाम, एसडीपीआई को निशाना बनाते हैं। देखिए, केजेहल्ली डीजेहल्ली मामले में रात के 12 बजे आर अशोक केजेहल्ली स्टेशन को विजिट करने के बाद एसडीपी का नाम आया था, तब तक एसडीपी का नाम नहीं था। और सीसीबी जो इन्वेस्टिगेशन कर जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें किंग पिन संपत राज को बताया था, और सीसीबी ने यह भी बताया था वही उनके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में संपत राज ने एसडीपी वालों को यूज़ किया है बोलकर। लेकिन यहाँ पर एनआईए आने के बाद क्या हो गया? बिल्कुल उल्टा हो गया। संपत राज के ऊपर कोई यूएपीए केस नहीं, कांग्रेस के कारपोरेटर, जेडीएस के कारपोरेटर के ऊपर कोई यूएपीए केस नहीं। तो यहाँ पर एसडीपी को निशाना बनाने के लिए पूरी साजिश रची गई है। और मुजम्मिल पाशा का नाम किस लिए आया था? मुजम्मिल पाशा का नाम इसलिए आया था कि उनकी एक स्पीच वायरल हुई थी। वो स्पीच कहाँ से दे रहे थे? वो पुलिस स्टेशन के दहलीज में ठहर कर वो स्पीच दे रहे थे। आजू बाजू में पुलिस ऑफिशियल्स खड़े हुए थे, और माइक जो उनका पीए सिस्टम था ऑफिशियल्स ने उनको दिया था, वो घर से लेके नहीं आए थे, वो कंप्लेंट लेने के लिए गए थे।
तो यहाँ पर साजिश है, उनको फंसाया गया है। और रात के 12 बजे तक पुलिस ऑफिशियल्स ने ये बता रहे थे आप हमारे साथ कोऑपरेट करो, हम इसको बाहर तशद्दुद हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा अपील करो, बल्कि हमारे से रिक्वेस्ट किए थे बगैर। वो इंसिडेंट में हमारा सिंगल कार्यकर्ता इन्वॉल्व नहीं था, इनके इंसिडेंट जो हुआ था केजेहल्ली डीजेहल्ली में। और इसमें और एक चीज़ पते की बात यह है, ये हमारे शरीफ बेंगलुरु के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को 8 बार इंट्रागेशन के लिए एनआईए बुलाती है और पूरा कोऑपरेशन हम उनके साथ करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। 9वीं मर्तबा बुलाकर उनको फिक्स किया जाता है और अक्यूज नंबर 25 में उनका नाम डाला जाता है। अक्यूज नंबर 26 में कौन है? कांग्रेस का कारपोरेटर का पति कलीम है। क्यों ये 25 में ही उनको डाला? क्योंकि इसको 26 में लाना था। ये पूरा एक स्क्रिप्ट जैसा फिल्म का स्क्रिप्ट बनता है, वो स्क्रिप्ट पहले ही बना हुआ था, उसके लिए ये एक स्टोरी बनाते हुए इसको चार्जेस। देखिए अभी कोर्ट में है मामला, कोर्ट में जब मामला है तो हम कोर्ट के सामने ही इसको चैलेंज करना पड़ेगा। हमारे जो लीगल एडवोकेट्स हैं और हमारा जो भी ये चार्जशीट में लूप होल्स हैं, हमारे ऊपर फेक एलिगेशन लगाए हैं, उसको हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये कोर्ट में रुकने वाले नहीं। और मैक्सिमम इन्होंने कंसेशियस स्टेटमेंट के ज़रिए से हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए। हाँ देखिए क्या होता है, एक मौज बेचने वाला, एक जिंसी का व्यापार करने वाला एक व्यापारी को पुलिस अगर लाठी बताएगा तो नेचुरली तौर पर डर के जरिए से उन्होंने जो बोलते हैं उसके लिए सिग्नेचर करेगा, लेकिन इसको कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं रहेगा। कोर्ट में जज के सामने प्रूव होना है ना। तो ऐसे बहुत सारे पुलिस की बर्बरियत भी चली है, पुलिस का फेल्यूर भी है, इंटेलिजेंसी का फेल्यूर भी है। ये सब चीज़ें जस्टिस नागमोहन दास की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी उसमें वो क्लियर तरीके से मेंशन भी किए हैं। ये सारे कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे, कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे।